पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो 250 प्रश्न दिया गया, उसका वीडियो दिया गया, उसे आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज 15 जून हो चुका है। परसों 17 जून को आपका यूजीसी नेट का पेपर है। पूरा उपन्यास जितना आपके पाठ्यक्रम में है उसका रिवीजन मैंने कराया, नाटक का रिवीजन कराया, कहानी का रिवीजन कराया, निबंध का कराया, अन्य विधा का कराया। और आज कविता पर आधारित इकाई 5 पर आधारित 250 प्रश्न दिए गए टेस्ट सीरीज के रूप में, उसे आपने देखा। कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर काव्य शास्त्र भी करा दीजिए, काव्य शास्त्र में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो खैर बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। अगर आप भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको भी जो 250 प्रश्न दिया गया उसका पीडीएफ चाहिए, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी जो आप दिया गया, रिवीजन कराया गया, उसका पीडीएफ चाहिए जो वीडियो पब्लिश है, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल पर एक और चैनल है द गुरु एकेडमी, जिस पर भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज पब्लिश है। वहाँ जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आप देखें। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र की विस्तृत रिवीजन कक्षा है ये। वैसे व्हाट्सएप पे सभी लोगों को सूचित कर ही दिया गया है कि पूरा रिवीजन कराया गया। आपके दोस्तों में से अगर कोई हैं जो जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच 6 महीने के ज्वाइन करना चाहते हैं, 40% की जो छूट दिया जा रहा है, प्रारंभ के 50 एडमिशन पर 40% की छूट। तो सारी जानकारी अपने मित्रों को आप ये शेयर कर दें, भेज दें, ताकि अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र। देखिए, भारतीय साहित्य में शास्त्र का आरंभ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। आचार्य भरत से लेकर अब तक के साहित्य शास्त्र को 5 कालों में विभाजित किया गया। ये विभाजन से ये होगा कि आपके रिवीजन में भी आसानी होगी। जैसे स्थापना काल, फिर नव अन्वेषण काल, संशोधन काल, पद्यानुवाद काल और नवोत्थान काल। जब स्थापना काल की बात आती है तो स्थापना काल में सबसे पुराना जो सिद्धांत है वह है रस सिद्धांत या रस संप्रदाय। यानी भारतीय साहित्य शास्त्र के स्थापना का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। और इसी के तहत आप देखेंगे, यानी स्थापना काल के तहत ही आप देखेंगे कि रस संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। खैर अभी रस संप्रदाय के बारे में आगे हम लोग विस्तृत पूरा बात कर लेंगे। दूसरा है हमारा नवोत्थान काल। नवोत्थान काल में जब आते हैं तो देखते हैं कि इसमें भामा है, दंडी है। भाई नवोत्थान काल का समय मैंने आपको बताया कि 6ठी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। नवोत्थान काल का जो समय है वह 6ठी से 11वीं शताब्दी तक, जिसमें भामा, दंडी, वामन, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, आनंदवर्धन, राजशेखर, धनंजय, महिम भट्ट, अभिनवगुप्त, क्षेमेंद्र और भोजराज हैं। ये 6 से लेकर 11वीं शताब्दी तक है। आगे मैंने समय इसलिए दे दिया क्योंकि आप सभी लोग अगर विगत वर्ष के पेपर को हल किया होगा या विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को आपने देखा होगा, तो इनको कालक्रम के अनुसार दिया जाता है और खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ये काल में विभाजित किया, स्थापना काल, नवोन्वेषण काल, संशोधन काल, पद्यानुवाद काल, नवोत्थान काल, तो इससे आपके लिए आसानी होगी। सॉरी, यहाँ पर नवोत्थान काल लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। नव अन्वेषण काल है, सही कर लीजिएगा। नव अन्वेषण काल है, मैंने गलती से नवोत्थान काल लिख दिया है। नव अन्वेषण काल, नव अन्वेषण काल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है नव अन्वेषण काल, जो दूसरा काल है 6ठी से 11वीं शताब्दी। गलती से नवोत्थान काल लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसमें यह है भामा, दंडी, वामन, इन लोगों का कालक्रमानुसार जो पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी नव अन्वेषण काल में यहाँ पर भी नवोत्थान ही मैंने लिख दिया है, क्योंकि अभी ये पीडीएफ तैयार की गई है, तुरंत मुश्किल से 10 मिनट पहले आप ही लोगों के लिए सारी चीज़ें तैयार की गई हैं इतनी मेहनत के साथ।
लिखने में हो सकता है कि गलती हो गई है, इसीलिए मैं सुधार भी करा रहा हूँ कि सुधार कर लीजिए। नव अन्वेषण काल। तो इस नव अन्वेषण काल में के दो प्रमुख भाग हैं। नवीन सिद्धांतों की स्थापना हुई और नवीन व्याख्याएं हुई। नवीन सिद्धांतों की स्थापना के तहत आप देखेंगे अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। ऐसे जो नवीन यहाँ पर आप देखेंगे कि व्याख्याएं दी गई। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद। इन्हें कालक्रमानुसार भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर कालक्रमानुसार पूछा जाए तो यहाँ पर मैंने कालक्रम के अनुसार ही दिया है। पहले होगा आपका अलंकार सिद्धांत, दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा रीति सिद्धांत, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत, चौथे पर वक्रोक्ति और पांचवें पर औचित्य सिद्धांत। ऐसे उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद या अभिव्यक्तिवाद, इन्हें क्रम से पूछा जाएगा। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा कि यह क्रम से ही मैंने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है यह क्रम से ही मैंने दिया है, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं अलग से नहीं बल्कि क्रम से ही दिया गया है। अब एक एक सिद्धांत की बात कर लेते हैं। जैसे अलंकार सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रवर्तक आचार्य भामा हैं, 6ठी शताब्दी के हैं। इन्होंने कहा है कि नकांतमप निर्भूषम विभाति वनिता मुखम विभात नारित्व विदग्ध मंडना, और सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को इन्होंने माना। अलंकार को परिभाषित करने का श्रेय 7वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में तो भामा ने बताया, 7वीं शताब्दी में दंडी ने यह कहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते। वहीं 8वीं शताब्दी में आगे चलकर वामन ने गुण को आधार बनाकर अलंकार को परिभाषित किया कि काव्य शोभा सा कर्तारोह धर्म गुणा, और अलंकार के दो लक्षण दिए, अलंकृत अलंकार और सौंदर्य अलंकार। किसने दिया? तो वामन ने दिया। भरत मुनि, अगर इससे पहले तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। अलंकारवादी आचार्यों में आप देखेंगे तो भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित। अलंकार विरोधी आचार्यों में आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इनका नाम आता है। वैसे जहां पर अगर आनंदवर्धन की बात करें तो ध्वनिवादी जो आचार्य हैं, अलंकार विरोधी आचार्य जो आनंदवर्धन हैं, इन्हें कई जगह पर आनंदवर्धन को अलंकारवादी भी आचार्य कहा गया है आनंदवर्धन को। तो इनमें आप देखेंगे मतभेद है। तो ये आनंदवर्धन ने लिखा है कि काव्य का बाह्य शोभाकारक तत्व अलंकार है। वहीं राजशेखर की बात करें, राजशेखर ने भी कई चीज़ें बताया है। जयदेव की अगर बात करें, सारी कथन तो आपको पढ़ाया जा चुका है। जयदेव का अगर लिखना चाहे तो आप लिख लें। असो न मन्यते कस्माद, असो न मन्यते कस्माद नुष्मण लंकृणी, नुष्मण लंकृणी, ये जयदेव ने कहा है, जयदेव ने कहा है। वहीं जगन्नाथ की अगर बात करें तो जगन्नाथ ने कहा कि काव्यात मनो व्यंगस रमणीयता प्रयोजका अलंकारः, ये कहा गया है जगन्नाथ के द्वारा, जगन्नाथ के द्वारा ये कहा गया है। तो ये संक्षिप्त में हमने अलंकार के बारे में, इसे क्रम, आपको खासकर क्रम ध्यान रखना है। बाकी किसने कितने अलंकार माना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा विस्तृत आपको पढ़ाया ही जा चुका है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम विप्सा अलंकार का विवेचन किया, रामचंद्र तिवारी ने पुनरुक्त वदाभाव को उभय अलंकार माना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, यहाँ पर सिर्फ संक्षिप्त में चीज़ें बताई जा रही हैं। रीति संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक आचार्य वामन है, 8वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्यस विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, ये कहा गया है वामन के द्वारा, वामन के द्वारा कहा गया है। बाकी काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये भी इनको द्वारा कहा गया, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया। यानी वैदर्भी गौड़ी के साथ पांचाली को शामिल करके रीतियों की संख्या 3 मानी गई वामन के द्वारा।
आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा, विश्वनाथ ने भी संघटना कहा है, पद संघटना रीति। आचार्य मम्मट रीति को वृत्त मानते हैं। रीति की संख्या किसने कितने माना है, कौन कौन से माना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। अब यहाँ चूँकि समय कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त में हम लोग चल रहे हैं। जैसे रुद्रट ने वैदर्भी, गौंडी, लाटी, पंचाली को माना। वामन ने वैदर्भी, गौंडी, पांचाली को माना। पांचाली को ग्राम्य भी कहते हैं। भामा ने वैदर्भी और गौंडी को माना। दंडी ने भी वैदर्भी, गौंडी को माना। ऐसे मम्मट ने उपनागरिका, परुषा और कोमला, यानी उपनागरिका को वैदर्भी कहा, परुषा को गौंडी कहा, कोमला को पंचाली कहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब यहाँ पर संक्षिप्त में चल रहे हैं हम लोग। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत जो कि 10वीं शताब्दी का है ध्वनि सिद्धांत, जिसका प्राचीनतम प्रयोग ध्वनि का आप देखेंगे तो ऋग्वेद में मिलता है। और इसके प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन जो कि 10वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने कहा ध्वनिरात्मा काव्यस। बाकी वाच्यार्थ के बारे में इन्होंने बताया, व्यंग्यार्थ के बारे में बताया। व्यंग्यार्थ के भी भेद किए गए, ध्वनि के भेद किए गए कि वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। ध्वनि के विरोधियों के भी 3 भेद किए गए कि अभाववादी कौन है, भुक्तिवादी कौन है, अनिर्वचनीयतावादी कौन है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में पंचम उल्लेख जो है काव्य प्रकाश का, उसमें ध्वनि विरोधी मतों का खंडन किया और ध्वनि के 51 भेदों का उल्लेख किया। बाकी ध्वनि के बारे में डॉक्टर नागेंद्र का क्या कथन है और ध्वनि विरोधी जो आचार्य हैं उनका क्या कथन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया। यहाँ तक कि सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में कहा है कि भाषा संस्कार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है। वह विश्व के हृदयत्रयी की झंकार है जिसके स्वर से वह अभिव्यक्ति पाता है। वहीं वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करें तो यह भी वक्रोक्ति सिद्धांत भी 10वीं शताब्दी की है, जिसके प्रवर्तक हैं कुंतक जो कि 10वीं शताब्दी के हैं, 10वीं शताब्दी के हैं। और इन्होंने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इन्होंने ये भी कहा कि वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यम भंगी भणित रुच्यते। वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार है, वक्रोक्ति विचित्र विधा है। वक्रोक्ति के इन्होंने भेद भी माना है और ये भेद भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता, ये सब पूछा जा चुका है। दंडी ने संपूर्ण वक्रता को आप देखेंगे 2 भागों में विभाजित किया, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। रुद्रट ने भी 2 माना, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। वामन ने कहा सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। तो इस तरीके से इनके द्वारा बताया गया। वैसे वक्रता के बारे में आप देखेंगे तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं उनकी पल्लव की जो भूमिका है उसको कई सारे आलोचकों ने वक्रोक्ति का घोषणा पत्र भी कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो ये भी कहा है कि वक्ता काव्य का प्राण नहीं पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। वक्रोक्ति सिद्धांत की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो वक्रोक्ति की बात कर रहे हैं, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ, इन तीनों लोगों ने तो वक्रोक्ति को शब्दालंकार भी माना है। लेकिन वही रुय्यक हैं, अप्पय दीक्षित हैं, मिश्र बंधु हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। वामन ने जो कहा सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, वामन ने जो कहा कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, तो वामन ने वक्रोक्ति को लक्षणा आधारित अर्थालंकार माना है। वहीं आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को वाच्यालंकार कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई गई हैं। वैसे जो जानकारी दी जा रही है कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। और अभी तक जो उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा यानी आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, इसका रिवीजन कराया गया, वो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। औचित्य सिद्धांत जो कि 11वीं शताब्दी का है, जिसे समन्वयकारी भी सिद्धांत कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं 11वीं शताब्दी के। क्षेमेंद्र ने कहा है उचितस्य चायो भावस्य दौचित्यम प्रच्छते औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम।
और औचित्य के 27 भेद इन्होंने माना। वहीं रुद्रट ने कहा कि वैदर्भी पांचाल्यो प्रेयसी करुणे भयानाकाद भूयतो लाटिया गौंडे रौद्र कुर्याद यथेत चित्तम, ये कहा गया रुद्रट के द्वारा। वहीं आनंदवर्धन ने औचित्य के 6 भेद माना, रसोचित्त, गुणोचित्त, रीतोचित्त, अलंकारोचित्त, संघटनोचित्त और प्रबंधोचित्त। वहीं भामा ने कहा कांता विलोचनन यसतम मलीम संविभाव जनम, ये कहा गया। रामचंद्र गुणचंद्र ने अनौचित्य को 5 रस दोषों में से एक बताया। भामा ने कहा है कि लोक स्वभाव की अनुकूलता से रस की सृष्टि होती है। वहीं आनंदवर्धन ने कहा कि जहाँ कहीं भी रस का अभिनिवेश है वहाँ औचित्य पालन अनिवार्य है। वैसे औचित्य के बारे में आप देखेंगे तो संस्कृत काव्यशास्त्र का अंतिम सिद्धांत भी औचित्य को आप कह सकते हैं। इसके 27 तत्वों को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं जो 4 रस के सिद्धांत दिए गए, रस सिद्धांत की व्याख्या दी गई, रस सूत्र की जो व्याख्या दी गई उसे देखते हैं। जैसे भट्टलोल्लट 9वीं शताब्दी के पहले चरण में है। मीमांसा दर्शन, इनका दर्शन है मीमांसा। सिद्धांत उत्पत्तिवादी आरोपवाद। भाव का जो संबंध है उत्पाद उत्पादक भाव संबंध है, गम्य गमक भाव संबंध है, पोषक भाव संबंध है। रस की उत्पत्ति में माना, रस की अवस्थिति अनुकार्य में माना। और ऐसे दूसरा जो दिया गया वो है श्री शंकुक 9वीं शताब्दी के मध्य, जिनका सिद्धांत अनुमितिवाद दर्शन है, न्याय दर्शन। भाव है अनुमान अनुमापक भाव। रस की निष्पत्ति अनुमिति में माना, रस की स्थिति अनुकर्ता में माना। वैसे जब विस्तृत कक्षा होती है, विस्तृत में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि अनुमान क्या है, अनुमाप्य क्या है, कैसे अनुमाप्य अनुमापक भाव होता है, रस की निष्पत्ति अनुमिति में कैसे है, न्याय दर्शन से क्या मतलब है यहाँ पर श्री शंकुक का, या रस की जो स्थिति है वो अनुकर्ता में क्यों है, कैसे है, पूरा विस्तृत में पढ़ाया गया। चूँकि समय कम है, आप खुद सोचें कि पूरे काव्यशास्त्र जो कि 20 से 25 दिन चलता है और 20-25 दिन की कक्षा आप 1 घंटे में अगर 1 घंटे क्या 20-25 मिनट में आप करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत संक्षेप में चीज़ें मिलेंगी। भट्टनायक 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के हैं, जिनका सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। भोज्य भोजक भाव है। रस की निष्पत्ति भुक्ति में माना, रस की अवस्थिति प्रेक्षक या दर्शक में माना। अभिनव गुप्त जो कि 10वीं शताब्दी के हैं, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, शैव दर्शन है। इनका जो भाव का संबंध है वो है व्यंग्य व्यंजक भाव। रस की निष्पत्ति अभिव्यक्ति में माना, रस की अवस्थिति सामाजिक या सहृदय में माना। रस संप्रदाय जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे पहले तो रस संप्रदाय होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर छूट गया तो मैंने कहा चलो आगे करा देते हैं। इसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। भरत मुनि ने कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरास रस निष्पत्ति। आगे उन्होंने कहा यह भी है कि एते हाष्टो रसा प्रख्याता द्रुहिडेन महात्मना। भरत मुनि से पहले भी रस सिद्धांत के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। स्वयं भरत ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में ही तो कहा है, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में ही ये कहा है। भरत मुनि के अलावा अन्य आचार्यों ने भी रस को परिभाषित किया है। भामा ने काव्यरस की बात की है। अलंकारवादी आचार्य होने के नाते इन्होंने रस को अलंकार और विभाव को रस माना। दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। आनंदवर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त काव्य तत्वों का महत्व माना और ये रस को सबसे अधिक महत्व देने वाले आचार्य हैं। अभिनव गुप्त ने कहा सर्वथा रसनात्मक वीत विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एवं रसा। वहीं धनंजय ने कहा कि विभावर अनुभाव सात्विक कैवर विचारी भी अन्यमान स्वघात अस्थायी भाव रसा स्मृति। तो मम्मट ने कहा व्यक्त स तैर्विभावद अस्थायी भाव रसा स्मृता। वहीं विश्वनाथ ने कहा कि विभावेनानुभावेन व्यक्ति संचारणी तथा
रस्तामेत रत्यादि अस्थाई भाव सचेत साम। वही राजशेखर ने कहा शब्दार्थ होते शरीरम रस आत्मा। रस की आत्मा की जब बात आती है कि रस की आत्मा क्या है, भाई रस के अंग तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है। रस मैंने पढ़ाया तो पूरा आपको पढ़ाया ही गया। इसके अलावा रस के और अलंकार की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई। प्रयाण रस को किसने मूल रस माना, शांत रस को किसने स्थापित किया, वात्सल रस को, भक्ति रस को, इनका विषय क्या है, प्रमुख रस के देवता कौन है, स्थायी भाव क्या, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई। जब रस की बात आती है, रस के आत्मा की बात आती है, तो अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए लिखा था कि लक्ष्मी रिव विना त्यागन वाणी भाति नीरसा। वही राजशेखर ने रस को काव्यात्मा घोषित कर कहा था शब्दार्थ होते शरीरम रस आत्मा। अनेक प्रवर्ती आचार्यों ने भी रस को काव्यात्मा स्वीकारते हुए लिखा है। जैसे अभिनव गुप्त ने कहा रसनयन सर्वजीवितम काव्यम, मम्मट ने कहा ये रसस्याम गिना, विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, जगन्नाथ ने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादिका काव्यम, महिम भट्ट ने कहा काव्य सत्यापति संगनी रसादि रूपेण कस्यचित् निभिता। तो ये महिम भट्ट के द्वारा कहा गया। अब आते हैं संशोधन काल में, जो कि 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक है। संशोधन काल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि संशोधन यानी इस युग में सिद्धांत जो हुए, उन नए नए सिद्धांतों की स्थापना हुई, पुराने सिद्धांतों में समन्वय किया गया, संशोधन किया गया। किसके द्वारा? तो रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। देखिए, आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको भी अगर यह PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ये PDF मिल जाएगी, 250 प्रश्नों की जो सीरीज आज कराई गई वो PDF मिल जाएगी, उसके वीडियो मिल जाएंगे। उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा का जो रिवीजन कराया गया वो भी PDF और वीडियो मिल जाएगा। और यह सिर्फ कल तक ही मिलेगा। परसों पेपर है, परसों के बाद अगर कोई मैसेज करता है तो फिर नहीं मिलेगा, फाइल हटा दी जाएगी। हर बार परीक्षा से 5-6 दिन पहले रिवीजन कराया जाता है और पब्लिश किया जाता है, वैसा ही इस बार भी हो रहा है। तो इसमें आचार्यों द्वारा पुराने सिद्धांतों में समन्वय और संशोधन किया गया। जैसे मम्मट की बात करें तो इनकी रचना है काव्य प्रकाश, जिसमें अध्याय को उल्लास कहा गया। 10 उल्लास हैं। पहले उल्लास में आप देखेंगे काव्य प्रयोजन, उपदेश, कवि सृष्टि की विशेषताएं की बात की गई। वामन, भामह, कुंतक के प्रयोजनों का विश्लेषण किया गया। दूसरे उल्लास में शब्द और शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना का वर्णन किया गया। तीसरे उल्लास में अर्थ और अर्थ के भेद का वर्णन। चौथे उल्लास में रस के बारे में वर्णन। पांचवें में गुणीभूत काव्य व्यंग के बारे में। छठे में चित्रकाव्य और भेद के बारे में। सातवें उल्लास में काव्य दोष की चर्चा हुई, जिसमें कुल दोषों की संख्या 16 बताई गई। आठवें उल्लास में काव्य गुण। नौवें में शब्दालंकार के बारे में। 10वें में अर्थालंकार के बारे में इन्होंने बताया है। अब इसके बाद में रुय्यक की बात करें, जो कि 12वीं शताब्दी के हैं। नंबर जिन लोगों को नहीं पता है, नए लोग हैं, वो जरूर ध्यान दें, यही नंबर है, इसी पर आपको अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करना है अगर PDF चाहिए तो रुय्यक की जो रचनाएं हैं, रचनाएं मिलान करने के लिए भी परीक्षा में आती हैं, आपने देखा होगा। साहित्य मीमांसा, अलंकार सर्वस्व, अलंकार मंजरी, अलंकार वर्तिका, व्यक्ति विवेक व्याख्यान, काव्य प्रकाश संकेत, ये रुय्यक की रचना है। हेमचंद्र, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के हैं। इनकी रचना सिद्धेम शब्दानुशासन है। द्वाश्रय काव्य एक बार पूछा भी जा चुका, जिसमें चालुक्य वंश का भी उल्लेख है। काव्यानुशासन, देसी नाममाला, प्रमाण मीमांसा आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। रामचंद्र गुणचंद, जो कि 12वीं शताब्दी के हैं, दो अलग अलग लोग हैं, रामचंद्र अलग है, गुणचंद अलग हैं। इनकी नाट्य दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और ये दोनों हेमचंद के शिष्य थे, और ये दोनों गुजरात के 3 राजाओं के शासनकाल में रहे हैं, सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर जयदेव, जो कि 13वीं शताब्दी के हैं, जिनका चंद्रालोक है, जिसमें 10 मयूख है, मयूख मतलब अध्याय। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं, साहित्य दर्पण जिनकी प्रमुख रचना है, जिसमें 10 परिच्छेद हैं। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं, जिनकी रचना रस गंगाधर, अमृत लहरी, गंगा लहरी, काव्य प्रकाश टीका, ये सब है। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं, जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 36 अध्याय है। भामा का काव्यालंकार में 6 परिच्छेद यानी 6 अध्याय हैं। दंडी का काव्य 10, जिसमें 4 परिच्छेद हैं।
वामन का काव्य अलंकार सूत्र 5 परिच्छेद है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक 4 उद्योग है, उद्योग मतलब अध्याय। पद्यानुवाद काल, यानी इस काल के लेखक में आप देखेंगे पद्यानुवाद में केशव हैं, चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, तो ये लोग पद्यानुवाद काल के तहत आते हैं। इन लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में पूरा विस्तृत बताया गया है। फिर नवोत्थान काल, ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्रम बन जाएगा। नवोत्थान काल में भारतीय युग में क्या हुआ, द्विवेदी युग में क्या हुआ, शुक्ल युग में क्या हुआ, शुक्ल जी ने क्या कहा, शुक्लोत्तर युग में इसके बारे में क्या कहा, शुक्लोत्तर युग में आप देखेंगे डॉक्टर गुलाब राय ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, नंदुलाल वाजपेयी ने क्या कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा। तो इन सब लोगों ने काव्य की परिभाषाएं क्या दी हैं, रस के बारे में क्या कहा है, ध्वनि के बारे में क्या कहा है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कोशिश की कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें, कम से कम 1-2 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा इजी वे में, जो यहाँ पर संक्षिप्त में दिया गया। तो मुझे लगता है जो लोग कह रहे थे कि संक्षिप्त में चाहे 10 ही मिनट थोड़ा समझा दीजिए, उनको संतुष्टि जरूर मिल गई होगी। और मैंने भी कोशिश किया कि इसी कम समय में, आधे घंटे में, आपको बहुत अच्छी चीज़ दी जा सके, जो कि मेरा प्रयास रहा। यहाँ क्रम से इसे ज़रूर ध्यान रखना, इन लोगों की रचनाओं को ध्यान रखना, खासकर जो 4 यहाँ पर दिए गए हैं, 4 दी गई हैं नवीन व्याख्याएं, उन नवीन व्याख्याओं पर भी आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे अभिनव गुप्त का, भट्ट नायक का, शंकुक का आप देख रहे हैं, भट्ट लुल्लट का है, तो इन चारों का क्रम से ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा इनके दर्शन, इनके सिद्धांत, इनके भाव का संबंध, रस की निष्पत्ति, इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जो यहाँ पर 5 सिद्धांत मैंने दिया कालक्रमानुसार भी, इनको आप ध्यान रखना, इनके प्रवर्तक को ध्यान रखना। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अब अपनी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर व्यक्त करना है, ज़रूर व्यक्त कीजिए, चीज़ों को ज़रूर बताइए कि जो समझाया गया वो कितना आपके समझ में आया। बाकी जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं, परीक्षा के ठीक दूसरे दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। वैसे बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं, कैंडिडेट हैं, जिन्होंने आज ही फीस सबमिट कर दिया कि सर 50 में हमको स्थान मिल जाए। फर्स्ट टाइम वो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी उनकी तैयारी इतनी बेहतर नहीं है, खुद उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, भाई कम समय में तो नहीं हो पाता है, इसीलिए उन्होंने आज ही रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो जैसे ही 50 मेंबर पूरे हो जाएंगे, वैसे 40% की छूट समाप्त हो जाएगी। 20 जून से बैच शुरू हो जाएगा और उससे पहले सारे एडमिशन हो जाएंगे। आपके भी अगर कैंडिडेट हैं, आपके भी जो मेंबर्स हैं, जानने वाले हैं, उनको ज़रूर आप सूचित कर सकते हैं कि वो आप इस नंबर पर संपर्क करें। बाकी ईश्वर करे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचें। जितना आपने मेहनत किया है, आपका मेहनत सफल हो, और अपने स्मृति के आधार पर जो भी प्रश्न आपको याद रहें वो ज़रूर एक पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर भेजें। साथ में ये लिख दें कि आपका पेपर प्रथम पाली में था, द्वितीय पाली में। तो उससे ये होगा कि सभी लोगों के प्रश्नों को कलेक्ट करके फिर यह एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आए और कितने प्रश्न थे, मतलब कैसे कैसे प्रश्न थे, जिसका उत्तर सही क्या होना चाहिए और क्या कट ऑफ जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक आइडिया लग जाती है प्रश्नों को देख कर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे परसों। बाकी कल छुट्टी रहेगी, परसों छुट्टी रहेगी, पेपर रहेगा। 18 तारीख से पुनः कक्षाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी जो हमारे हायर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए।